हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग के हिंदी का पाठ 20 नीलू भाग 2 पढ़ाने वाली हूँ। पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि नीलू जब खरगोश को बचा रही थी तो उसको सर्दी लग गया। इस कारण उसको निमोनिया हो गया और उसे कई दिनों तक इंजेक्शन दवा का कष्ट झेलना पड़ा, लेकिन फिर भी वो बहुत शांत भाव से कड़वी दवा पी लेता था और सुई लगवा लेता था। आगे पढ़ेंगे। एक बार जब मोटर दुर्घटना में आहत हो मुझे मार्ग से ही अस्पताल जाना पड़ा, तब संध्या तक मेरी प्रतीक्षा करके और कपड़े, चादर, कंबल आदि सामान अस्पताल में ले जाने वालों की हड़बड़ी देखकर उसकी सहज चेतना ने किसी अनिष्ट यानी अमंगल का आभास पा लिया। लेखिका बता रही हैं कि एक बार जब मोटर दुर्घटना में मुझे चोट लग गई तो मुझे मार्ग से ही अस्पताल ले जाना पड़ा, तब संध्या यानी शाम तक मेरी प्रतीक्षा करके, इंतज़ार करके और कपड़े, चादर, कंबल आदि सामान अस्पताल में ले जाने की हड़बड़ी को देखकर उसकी अपने आप जागृति ने किसी अमंगल, अनिष्ट का आभास, एहसास पा लिया था। आगे है। जो भी उस संध्या को मेरे बंगले पर पहुंचा, वह नीलू की विषाद में यानी दुख से भरी, निश्चेष्ट यानी बेहोश मुद्रा अर्थात स्थिति देखकर विस्मित यानी आश्चर्य हुए बिना नहीं रहा। जब 3 दिन तक उसने न कुछ खाया न पिया, तब डॉक्टर से अनुमति लेकर उसे अस्पताल लाया गया। लेखिका बता रही हैं कि जो भी उस शाम को मेरे बंगले पर पहुंचा, वह नीलू की दुख से भरी बेहोश मुद्रा देखकर आश्चर्य हुए बिना नहीं रहा। जब 3 दिन तक उसने न कुछ खाया न पिया, तब डॉक्टर से आज्ञा लेकर उसे अस्पताल लाया गया। आगे है। पट्टियों के घटाटोप से मुझे अच्छी तरह देखने के लिए वह पलंग के चारों ओर घूमने लगा और फिर अस्वस्थ होकर प्रहरी की चिरपरिचित मुद्रा में मेरे पलंग के नीचे जा बैठा। 2 घंटे बाद बहुत समझाने पुचकारने के उपरांत ही उसे घर पहुंचाया जा सका। तब से हर दूसरे दिन अस्पताल न ले जाने पर वह अनशन आरंभ कर देता। इस प्रकार अस्पताल में भी वह नियमित रूप से मिलने वालों में गिना जाने लगा और डॉक्टर, नर्सें सब उससे परिचित हो गए। लेखिका बता रहे हैं कि पट्टियों से मैं ढकी हुई थी, तो मुझे पहचानने के लिए अच्छी तरह से वह पलंग के चारों ओर घूमने लगा और फिर संतुष्ट होकर, अस्वस्थ मतलब होता है संतुष्ट होकर, प्रहरी यानी पहरेदार की तरह चिरपरिचित यानी बहुत लंबे समय से जान पहचान हो ऐसी मुद्रा में स्थिति में मेरे पलंग के नीचे जा बैठा। 2 घंटे बाद बहुत समझाने पुचकारने के बाद ही उसे घर पहुंचाया जा सका। और कह रही हैं कि तब से हर दूसरे दिन अस्पताल में न ले जाने पर वह अनशन आरंभ करता था, यानी खाना खाता नहीं था, खाना खाना छोड़ देता था। इस प्रकार अस्पताल में भी वह नियमित रूप से यानी रोज़ मिलने आने वालों में गिना जाने लगा और डॉक्टर, नर्सें सब उससे परिचित हो गए, उसे पहचानने लगे। आगे है। नीलू को 14 वर्ष का जीवन मिला था और जन्म से मृत्यु के क्षण तक वह मेरे पास ही रहा। अतः उससे संबद्ध घटनाओं और संस्मरणों की संख्या बहुत अधिक है। कुत्तों में वह केवल कजली के समीप से ही प्रसन्न रहता था, परंतु कजली और बादल एक क्षण के लिए भी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते थे। परिणामतः नीलू बेचारा एकाकी रहा। जीवन के समान उसकी मृत्यु भी दैन्य से रहित थी। दैन्य से रहित का मतलब होता है दीनता के भाव से, दुख से। कुत्ते की मौत मरना कहावत है, परंतु यदि नीलू के समान शांत, निर्लिप्त यानी जो किसी चीज़ में लिप्त न हो, अनासक्त हो, उस भाव से कोई मृत्यु का सामना कर सके तो ऐसी मृत्यु मनुष्य को भी काम्य यानी कामना होगी। यहाँ लेखिका बता रही हैं कि नीलू को 14 वर्ष का जीवन मिला था और जन्म से मृत्यु के पल तक वह मेरे पास ही रहा। अतः उससे संबंधित घटनाओं और यादगारों की संख्या बहुत अधिक है। कुत्तों में वह केवल कजली के नज़दीक से ही प्रसन्न रहता था, परंतु कजली और बादल एक पल के लिए भी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते थे, जिसका यह परिणाम हुआ कि नीलू बेचारा अकेला ही रहा। एकाकी का मतलब होता है अकेला। कह रही हैं कि जीवन के समान मृत्यु भी दीनता के भाव से दूर रहा। कहावत है कुत्ते की मौत मरना
लेकिन यदि नीलू के समान शांत, निर्लिप्त यानी जो किसी चीज़ में निर्लिप्त न हो, इस भाव से किसी को मृत्यु का सामना कर न पड़े या कर सके, तो ऐसी मृत्यु मनुष्य को भी चाहिए, उसकी भी इच्छा होगी। आगे है, मेरे पास अनेक जीव जंतु हैं, परंतु जिसके बुरा मान जाने की मुझे चिंता हो, अब ऐसा कोई नहीं है। लेखिका करें कि मेरे पास अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं, लेकिन बुरा मान जाने की चिंता मुझे जिसकी होती थी, अब ऐसा कोई मेरे पास नहीं है। आगे, आकृति की विशेषता के साथ उनके बल और स्वभाव में भी विशेषता थी। ऊंची दीवार को भी वह एक छलांग में पार कर लेता था। भले का स्वर इतना भारी, मंद और गूंजने वाला था कि रात्रि में उसका एक बार भौंकना भी वातावरण की स्तब्धता यानी सन्नाटे को कंपित कर देता था यानी हिला देता था। अन्य कुत्तों के समान खाने के लिए लालायित रहना यानी ललचाना, प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए पूंछ हिलाना, कृतज्ञता यानी आभार ज्ञापित करना यानी जताने के लिए चाटना, याचक के दीन भाव यानी मांगने वालों के गरीब दीन भाव की तरह से स्वामी के पीछे पीछे घूमना, अकारण यानी बिना किसी कारण के भौंकना, काटना आदि प्रकृति दत्त यानी कुदरती पूर्ण स्वान गुणों का उसमें सर्वथा अभाव था। लेखिका बता रहे हैं कि उसकी बनावट की विशेषता के साथ साथ उसके शक्ति और स्वभाव में भी खासियत थी, विशेषता थी। ऊंची दीवार को भी वह एक छलांग में पार कर लेता था। अच्छे यानी भले का स्वर यानी आवाज़ इतना भारी, मंद और गूंजने वाला था कि रात में एक बार भौंकता था कि वातावरण के सन्नाटे को हिला देता था। दूसरे कुत्तों के समान उसके अंदर खाने की लालच, प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए पूंछ हिलाना, आभार जताने के लिए चाटना, याचक के दीन भाव से स्वामी के पीछे यानी याचक मतलब मांगने वाले के दीन भाव यानी गरीब की भावना से स्वामी के पीछे पीछे घूमना, बिना किसी कारण के भौंकना, काटना आदि जो कुदरती स्वभाव होता है कुत्तों का, श्वान यानी कुत्ता, उनमें सर्वथा यानी पूरी तरह से कमी थी। आगे, मैंने अनेक कुत्ते देखे और पाले हैं, किंतु कुत्ते के दैन्य से रहित यानी दीनता के भाव से रहित, खाली और उसके लिए अलभ्य यानी दुर्लभ दर्प से युक्त मैंने केवल नीलू को ही देखा है। उसके प्रिय से प्रिय खाद्य को भी यदि अवज्ञा के साथ यानी तिरस्कार के साथ, अवहेलना के साथ फेंक कर दिया जाता तो वह उसकी ओर देखता भी नहीं, खाना तो दूर की बात है। यहाँ लेखिका बता रही हैं कि मैंने अनेक कुत्ते देखे हैं और पाले भी हैं, लेकिन कुत्ते के दैन्य से रहित और उसके लिए अलभ्य दुर्लभ दर्प से युक्त मैंने केवल नीलू को ही देखा है। उसके प्रिय से प्रिय भोजन को यदि अवहेलना के साथ, तिरस्कार के साथ फेंक दिया जाता तो वह उसकी ओर देखता भी नहीं था, खाना तो दूर की बात है। आगे है, यदि उसे किसी बात पर झिड़क दिया जाता तो झिड़कना यानी झिझकारना, तो बहुत मनाए वह मेरे सामने नहीं आता। विगत 12 वर्षों से उसका बैठने का स्थान मेरे घर का बाहरी बरामदा ही रहा, जिसकी ऊपरी सीढ़ी पर पोर्टिको के सामने बैठकर वह प्रत्येक आने जाने वाले का निरीक्षण करता रहता। मुझसे मिलने वालों में वह प्रायः सबको पहचानता था। किसी विशेष परिचित को आया देखकर वह सदर्भ धीरे धीरे भीतर आकर मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो जाता। उसका इस प्रकार आना ही मेरे लिए किसी मित्र की उपस्थिति की सूचना थी। मुझसे आ रही हूँ सुनने के उपरांत वह पुनः बाहर अपने निश्चित स्थान पर बैठता। उससे कह देता कि गुरुजी तुम्हें ढूंढ रही थी नीलू, तो वह विद्युत गति से 4 दीवारी कूद कर मेरे कमरे के सामने आदेश की प्रतीक्षा में आकर खड़े हो जाता। फिर कोई काम नहीं है जाओ कहने के पहले वह मूर्तिवत यानी मूर्ति के समान एक स्थिति में ही खड़ा रह जाता। कभी कभी मैं किसी कार्य में व्यस्त होने के कारण उसकी उपस्थिति जान ही नहीं पाती और उसे बहुत समय तक बिना हिले डुले खड़ा रहना पड़ता। लेखिका बता रही हैं कि यदि उसे किसी बात पर डांट दिया जाता था, झिझकार दिया जाता था, तो बहुत मनाए बिना मेरे सामने नहीं आता। बीते 12 सालों में से उसका बैठने का स्थान मेरे घर के बाहरी बरामदा ही रहा, जिसकी ऊपरी सीढ़ी पर
पोर्टिको के सामने बैठकर वह प्रत्येक आने जाने वाले का निरीक्षण करता रहता, जांच पड़ताल करता रहता। मुझसे मिलने वालों में वह प्रायः सबको पहचानता था। किसी खास परिचित को आया देखकर वह सदैव धीरे धीरे भीतर आकर मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो जाता। उसका इस प्रकार आना ही मेरे लिए किसी मित्र की उपस्थिति यानी मौजूदगी की सूचना थी। मुझसे आ रही हूँ सुनने के बाद वह फिर बाहर अपने निश्चित जगह पर जाकर बैठ जाता था। उससे कह देता, गुरुजी तुम्हें ढूंढ रही थी नीलू। तो वह विद्युत यानी बिजली की गति से 4 दीवारी कूद कर मेरे कमरे के सामने आदेश यानी आज्ञा की प्रतीक्षा अर्थात इंतजार में आकर खड़ा हो जाता और कहे कि फिर कोई काम नहीं है, जाओ कहने के पहले वह मूर्ति की तरह एक स्थिति में ही खड़ा रह जाता। बता रही हैं लेखिका कि कभी कभी मैं किसी काम में व्यस्त होने के कारण उसकी मौजूदगी जान ही नहीं पाती और उसे बहुत समय तक बिना हिले डुले खड़ा रहना पड़ता था। आगे है, हिंसक और क्रोधी भूटिये बाप और आखेट प्रिय अल्सेशियन माँ से जन्म पाकर भी उसमें हिंसा प्रवृत्ति का कोई चिन्ह नहीं था। 13 वर्ष के दीर्घ जीवन में भी उसे किसी पशु पक्षी पर झपटते या मारते नहीं देखा गया। उसका यह स्वभाव मेरे लिए ही नहीं, सब देखने वालों के लिए आश्चर्य की घटना थी। लेखिका बता रही हैं नीलू के बारे में कि हिंसक और क्रोधी भूटिये बाप और आखेट प्रिय यानी शिकार करना अच्छा लगना, ऐसे अल्सेशियन माँ से जन्म पाकर भी उसमें हिंसा यानी मारने काटने जैसे सोच का कोई चिन्ह नहीं था, पहचान नहीं था। 13 साल के लंबी जीवन में भी उसे किसी पशु पक्षी पर झपटते या मारते नहीं देखा गया। उसका यह स्वभाव मेरे लिए ही नहीं, सब देखने वालों के लिए आश्चर्य की घटना थी। आगे है, मेरे बंगले के रोशनदानों में प्रायः गौरैया तिनकों से घोंसला बना लेती हैं। मुझे उनके परिश्रम पूर्वक बनाए हुए घोंसले उजाड़ना अच्छा नहीं लगता। अतः कालांतर यानी कुछ दिनों के बाद में उनमें अंडों और पक्षी शावकों यानी पक्षी के बच्चों की सृष्टि यानी दुनिया बस जाती है। कुछ अंकुर जैसे पंख निकलते हुए पंछी शावक उड़ने के असफल प्रयास में रोशनदानों से नीचे गिरने लगते हैं। इन दिनों नीलू उनके सतर्क पहरेदार का कर्तव्य संभाल लेता था। उसके भय से कोई भी कुत्ता बिल्ली उन नादान उड़ने गिरने वालों को हानि पहुंचाने का साहस नहीं कर पाता था। कभी कभी बहुत छोटे पक्षी शावकों को पुनः घोंसले में रखवाने के लिए वह उन्हें हौले से यानी धीरे से मुख में दबाकर मेरे पास ले आता था। तब तक रोशन में सीढ़ी लगवाकर मैं उस बच्चे की घोंसले में पहुंचाने की व्यवस्था न कर लेती, तब तक वह या तो बड़ी कोमलता से उसे दबाए खड़ा रहता था या मेरे हाथों में देकर प्रतीक्षा की मुद्रा में देखता रहता। लेखिका बता रही हैं कि मेरे बंगले के रोशनदानों में, रोशनदान यानी जो मकान कमरा बनाया जाता तो खिड़की जैसा लगवाया जाता है ऊपर के साइड में, तो कह रहे हैं कि रोशनदानों में प्रायः गौरैया तिनकों से यानी घासों से घोंसले बना लेती हैं। मुझे उनके परिश्रम पूर्वक यानी मेहनत से बनाए गए घोंसले उजाड़ना अच्छा नहीं लगता। अतः कुछ दिनों बाद उनमें अंडों और पक्षी के बच्चों की दुनिया बस जाती है। कुछ अंकुर जैसे पंख निकलते हुए पक्षी के बच्चे उड़ने में असफल प्रयास यानी प्रयत्न में रोशनदानों से नीचे गिरने लगते हैं। इन दिनों नीलू उनके सतर्क पहरेदार का कर्तव्य संभाल लेता है। उसके डर से कोई भी कुत्ता बिल्ली उस नादान उड़ने गिरने वालों को नुकसान पहुंचाने का हिम्मत नहीं कर पाता था। कभी कभी बहुत छोटे पक्षी के बच्चों को पुनः घोंसले में रखवाने के लिए वह उन्हें धीरे से मुंह में दबाकर मेरे पास ले आता था। तब तक रोशनदान में सीढ़ी लगवाकर मैं उस बच्चे की घोंसले में पहुंचाने की व्यवस्था यानी प्रबंध न कर लेती, तब तक वह या तो बड़ी कोमलता से उसे दबाए खड़ा रहता था या मेरे हाथों में देकर इंतजार की स्थिति में देखता रहता था। आगे है, सवेरे नियमानुसार जब मैं मोर खरगोश आदि को दाना देने निकलती, तब वह चाहे जाड़ा हो चाहे बरसात मुझे दरवाजे पर ही मिलता और मेरे साथ साथ घूमता।
पक्षियों के कक्ष में 2 फुट ऊंची दीवार पर जाली लगी हुई है। नीलू दीवार पर दोनों पंजे रख कर खड़ा हो जाता और अपनी गोल आंखें घुमाकर प्रत्येक कक्ष और उसमें रहने वालों का निरीक्षण यानी जांच, परीक्षण यानी परख करता रहता। उससे इस नियम में कभी व्यतिक्रम नहीं पड़ता यानी बाधा या उलट-फेर नहीं करता। यहाँ लेखिका बता रही हैं कि सवेरे नियम के अनुसार जब मैं मोर, खरगोश आदि को दाना देने निकलती तब वह चाहे ठंडी हो चाहे बरसात हो, मुझे वह दरवाजे पर ही मिलता और मेरे साथ साथ घूमता। पक्षियों के कक्ष में 2 फुट ऊंची दीवार पर जाली लगी हुई है। नीलू दीवार पर दोनों पंजे रखकर खड़ा हो जाता और अपनी गोल आंखें घुमाकर प्रत्येक यानी हर एक कक्ष और उसमें रहने वालों का जांच परख करता रहता। इससे इस नियम में कभी व्यतिक्रम यानी बाधा या उलट-फेर नहीं पड़ा। बच्चों, यह पाठ समाप्त हुआ। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न उत्तर आपको भेज दिया जाएगा। लेसन सभी लोग पूरा करते रहना है नोट में या स्वाध्याय में। तब तक के लिए धन्यवाद।